दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर उपस्थित हैं आपके सामने रसायन विज्ञान की इस क्लास को लेकर, जिसमें हम आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों के लिए पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों के सल्यूशन को सॉल्व करेंगे, जो रेलवे बुक द्वारा क्वेश्चन लिए गए हैं। तो यह क्लास आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी और इस क्लास में हम डेली बेस पर 30 MCQ करेंगे विद सॉल्यूशन। और अभी तक हमने पिछली क्लासों में जो फिजिक्स की क्लासेस ली हैं उन सभी की प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप उन सभी को प्लेलिस्ट के माध्यम से या अलग अलग क्लास के माध्यम से चैनल पर जाकर उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलते हैं समय को बर्बाद ना करते हुए सीधे प्रश्नों की तरफ। रसायन विज्ञान के इस पोर्शन में, जिसमें हम परमाणु संरचना तथा रासायनिक बंध के बारे में देखेंगे। लोकप्रिय श्रेणी ऑफलाइन परीक्षा 2001 से 2014 के बीच में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है हमारा, विद्युत रूप से परमाणु क्या है? उदासीन, बी पॉजिटिव रूप से आवेशित, सी नेगेटिव रूप से आवेशित, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही यदि उत्तर देखा जाए तो विद्युत रूप से परमाणु क्या है, तो हो जाएगा हमारा ए उदासीन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या पर नज़र डालेंगे। थोड़ा सा दिया गया है, परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है। अगला प्रश्न है, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं? ए हाइड्रोजन नाभिक, बी ऋणात्मक रूप से आवेशित कण, सी हीलियम नाभिक, डी ड्यूट्रॉन। तो इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका सही उत्तर देखा जाए कि किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं, तो कौन सी किरणें हो जाएंगी? सी हीलियम नाभिक। बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, या इसके सल्यूशन को सबसे पहले देखेंगे हम। दिया गया है, अल्फा किरणें 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती हैं तथा ये हीलियम नाभिक को प्रदर्शित करती हैं। अल्फा किरणें He2+ से निरूपित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड की बात करें, देखते हैं चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए सहसंयोजी बंध, बी वैद्युत संयोजी बंध, सी समन्वयी उप संयोजकता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी सोडियम क्लोराइड में क्या होगा? वैद्युत संयोजी बंध। बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, या इससे पहले इसकी व्याख्या को देखेंगे। दिया है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl में वैद्युत संयोजी बंध इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। वैद्युत संयोजक यौगिक 2 विपरीत आवेश युक्त आयनों से निर्मित होते हैं। Na+Cl- क्या बन जाएगा? NaCl बनकर तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। दिया गया है, सहसंयोजी यौगिक एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण हो जाएगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए KCl का, बी BaO का, सी CHCl3, डी CaCl2।
तो इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा CHCl3 सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या पर नज़र डालेंगे एक बार। दिया गया है सहसंयोजी यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिसके परमाणु इलेक्ट्रॉनों की पारस्परिक साझेदारी से संयुक्त होते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी न होकर लेन देन होता है। सहसंयोजकता एवं उपसहसंयोजकता में यह अंतर है कि सहसंयोजकता में साझेदारी का इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं से होता है, जबकि उपसहसंयोजकता में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। दाता यानी वह दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म की केवल साझेदारी करता है या ग्राही होता है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता है। तो फेरिक ऑक्साइड में लोहे की क्या संयोजकता हो जाएगी? A +3, B +2, C -2, D -3। तो इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा A +3। व्याख्या इसकी है, फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें फेरिक आयरन Fe3+ की सह संयोजकता +3 है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है? A इलेक्ट्रॉन, B कण, C प्रोटॉन, D न्यूट्रिनो। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा D न्यूट्रिनो अस्थायी कण है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या पर नज़र डालेंगे थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पदार्थ के स्थायी मूल कण हैं। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो तथा मेसान अस्थायी कण हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावी यूनिट है। A परमाणु, B इलेक्ट्रॉन, C प्रोटॉन, D अणु। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें 7वें प्रश्न का कि रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावी यूनिट है। तो कौन सी सबसे छोटी संभावी यूनिट हो जाएगी? 7 का सही उत्तर हमारा निकल कर आएगा D अणु सबसे छोटी संभावी यूनिट है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया है, रासायनिक यौगिक 2 या अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। ये तत्व रासायनिक रूप से संयोजित होकर यौगिक अणु बनाते हैं। यौगिक के अणुओं का गुण संघटक या तत्वों के गुणों से पूर्णतया पृथक होता है, अतः इसकी इकाई परमाणु या तत्व न होकर अणु होती है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है। A इलेक्ट्रॉन, B प्रोटॉन, C न्यूट्रॉन, D उपर्युक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो निकल कर आएगा हमारा A इलेक्ट्रॉन। रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है। देखते हैं यहाँ इसकी व्याख्या को। दिया गया प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं तथा संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहलाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षाओं में नाभिक का चक्कर लगाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में बाहरी कक्षाओं में स्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन इसमें शामिल नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, पानी
आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि ए उसका क्वथनांक उच्च है, बी उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, सी उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, डी उसका कोई रंग नहीं होता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो निकल कर आ जाएगा हमारा बी, उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया गया है जल आयनिक लवण का सुविलायक होता है क्योंकि इसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होने के कारण इसका डाई इलेक्ट्रिक नियतांक बहुत अधिक होता है, जिस कारण यह आयनिक लवण में उपस्थित आयनिक बंधों को कमजोर कर देता है, जिससे आयनिक लवण अपने घटकों में टूटने के कारण जल में घुल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रॉलर बियरिंग का स्नेहक करने के लिए सामान्यतया निम्नलिखित स्नेहक की आवश्यकता होती है। ए अर्ध ठोस, बी ठोस, सी द्रव, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका सही उत्तर देखा जाए कि रॉलर बियरिंग का स्नेहक करने के लिए सामान्यतया किसका प्रयोग किया जाता है। ए अर्ध ठोस स्नेहक की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। रॉलर बियरिंग का स्नेहक यानी कि लुब्रिकेशन करने के लिए सामान्यतया अर्ध ठोस यानी कि सेमी सॉलिड स्नेहक लुब्रिकेंट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अर्ध ठोस दो बियरिंग यानी कि आंतरिक एवं बाह्य के बीच की दूरी को कम करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन वहन करता है। क्या वहन करता है? दो ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से हमको एक उत्तर चूज करना है। तो इलेक्ट्रॉन वहन करता है, हमारा सही उत्तर निकल कर आएगा ए 1 यूनिट ऋणावेश। देखते हैं यहाँ इसकी व्याख्या को। इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट ऋणावेश वहन करता है, प्रोटॉन 1 यूनिट धनावेश वहन करता है, हीलियम परमाणु का नाभिक 2 यूनिट धनावेश वहन करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक है। ए इलेक्ट्रॉनों का अंतरण, बी इलेक्ट्रॉनों का अंतरण, ए वाले में दिया गया है इलेक्ट्रॉनों का अंतरण और बी वाले में दिया गया है न्यूट्रॉनों का अंतरण, सी में दिया गया है प्रोटॉनों का अंतरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक है उसका नाम हो जाएगा ए इलेक्ट्रॉनों का अंतरण यानी कि आदान प्रदान। देखते हैं इसकी व्याख्या पर नजर डालेंगे। दिया है इलेक्ट्रॉनों का अंतरण पिंडों को आवेशित करने के लिए उत्तरदायी है। जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है वह धनावेशित हो जाता है। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाला परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है एक प्रोटॉन ऊपर की ओर धारा का वहन करने वाले एक ऊर्ध्वाधर कंडक्टर की ओर क्षैतिज गतिमान होता है, यह विक्षेपित होगा। ए नीचे की ओर, बी बाईं ओर, सी दाईं ओर, डी ऊपर की ओर। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा सी दाईं ओर। व्याख्या यहाँ पर देखते हैं। बायो-सेवर्ट के नियम से ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसकी दिशा दाहिनी ओर होगी, अतः प्रोटॉन दाईं ओर विक्षेपित होगा। अगला प्रश्न दिया गया है
किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? ए परमाणु क्रमांक, बी परमाणु भार, सी अणुभार, डी तुल्यांकी भार। तो इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए कि किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, वह हो जाएगा ए परमाणु क्रमांक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके सॉल्यूशन को या व्याख्या को। परमाणु क्रमांक की संख्या परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है तथा प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अतः किसी तत्व के गुणों को परमाणु क्रमांक द्वारा ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, 10 प्रोटॉन हैं और 12 न्यूट्रॉन हैं। उस तत्व का परमाणविक भार कितना होगा? ए 32, बी 22, सी 44, डी 20। तो इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी 22। उस तत्व का परमाणविक भार 22 होगा। और यहाँ पर देखेंगे इसकी हम व्याख्या को। किसी तत्व का परमाणु भार बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कि 10 प्लस 12 बराबर हो जाएगा 22 तत्व का परमाणु भार। अगला है, किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? ए ग्राम, बी मिलीग्राम, सी किलोग्राम, डी AMU। किसी तत्व के परमाणविक भार को जिसमें व्यक्त किया जाता है वह हो जाएगा डी AMU। देखते हैं इसकी व्याख्या को। तत्वों के परमाणविक भार को AMU में लिखा जाता है। AMU का तात्पर्य हो जाएगा एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है? ए 8, बी 32, सी 18, डी 2। तो इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा ए 8। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 8 हो सकती है। देखते हैं यहाँ इसकी व्याख्या पर नज़र डालेंगे। अगर परमाणु के ऊर्जा स्तर यानी कि कक्षा को n से निरूपित किया जाए तो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 गुणे n² होगी। अतः द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 गुणे 2² बराबर 2 गुणे 4 बराबर 8 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? ए 17 Cl37, बी 18 Ar 38, 19 K39, डी 16 S36। तो इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका सही उत्तर यहाँ पर निकाला जाए कि निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण हो जाएगा, तो ऑप्शन के अनुसार हम अगर देखें तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी 18 Ar 38, यानी कि आर्गन 38। देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को। 18 आर्गन 38 में 18 इलेक्ट्रॉन व 18 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक की संख्या, यानी कि 18। परमाणु भार बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कि 38 बराबर 18
प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या है। अब यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या अगर देखी जाए तो 38 - 18 बराबर 20 हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? ए मोल, बी अणु, सी परमाणु, डी आयन। तो इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें तो निकल कर आएगा सी परमाणु। देखते हैं इसकी व्याख्या को। संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। रासायनिक अपक्रियाओं में ना तो परमाणु नष्ट होते हैं, ना तो नए परमाणु बनते हैं और ना ही एक तत्व के परमाणु से किसी दूसरे तत्व का परमाणु बनता है। अतः रासायनिक समीकरण में उसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की मात्रा समान होनी चाहिए, तभी वह समीकरण रासायनिक क्रिया को सही रूप से व्यक्त करता है। इस प्रकार के समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न, तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? ए रासायनिक सूत्र द्वारा, बी इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी द्वारा, सी न्यूट्रॉन की मौजूदगी द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा ए रासायनिक सूत्र द्वारा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व को सूचित करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यह हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। यह किसका है? ए सोडियम का, बी एल्युमिनियम का, सी सल्फर का, डी ब्रोमीन का। तो कितने अंक हैं? यानी कि 1s2 यानी कि 2 2 2 4 2 6 6 4 10 1 11 1 2 2 4 6 4 10 10 1 11 11 किसका हो जाएगा? तो 11 अगर देखा जाए तो सही उत्तर इनमें से हो जाएगा हमारा सोडियम का, Na11 होता है। देखते हैं इसकी व्याख्या पर नजर डालेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s1 विन्यास सूचित करता है कि के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोष में 2 + 6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन एवं एम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन अर्थात कुल 11 इलेक्ट्रॉन है। अतः तत्व सोडियम है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था तो किसने किया था? ए लोथर मेयर, बी न्यूलैंड, सी मेंडलीफ, डी डॉबे राइनर। तो इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण जिसने किया था उसका नाम है, ऑप्शन के अनुसार यहाँ देखें तो निकल कर आ जाएगा हमारा डी डॉबे राइनर। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को जानेंगे। डॉबे राइनर की पूरी हिस्ट्री को दिया है। डॉबे राइनर ने सबसे पहले 1817 ईस्वी में तत्वों का वर्गीकरण किया था। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी 1869 ईस्वी में बनाई थी, जिसमें तत्वों का परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया। तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार। अतः मेंडलीफ के आवर्त नियम में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया। आधुनिक आवर्त नियम यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक रूल्स के अनुसार तत्वों के गुण उनके
परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, अतः आवर्त सारणी का आधार परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक को बनाया गया है। न्यूलैंड ने 1865 ईस्वी में तत्वों के विभाजन का नियम प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है तो किस पर आधारित है? ए अणु भार पर, बी परमाणु भार पर, सी परमाणु क्रमांक, डी न्यूट्रॉनों पर। तो इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा सी परमाणु क्रमांक पर। अगला दिया गया है आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसका प्रतिपादन वर्ष 1913 में ब्रिटिश वैज्ञानिक मोजले ने किया था। अगला प्रश्न दिया गया है आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। ए आयोडीन, बी क्लोरीन, सी ऑक्सीजन, डी फ्लोरीन। तो इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है, उसका नाम हो जाएगा बी क्लोरीन। देखते हैं इसकी व्याख्या को। क्लोरीन आवर्त सारणी में 17 में पाया जाता है। इसका रासायनिक तत्व परमाणु संख्या के साथ 17 है तथा प्रतीक चिन्ह Cl। यह दूसरा हल्का हाइड्रोजन यानी कि सेकेंड लाइटेस्ट हाइड्रोजन है। सभी तत्वों में इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सर्वाधिक होती है तथा तीसरी सर्वोच्च विद्युत ऋणात्मकता पाई जाती है। इसी कारण से क्लोरीन शक्तिशाली ऑक्सीजन अभिकर्ता स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट है। दिया गया है आवर्त सारणी का दीर्घ रूप निम्नलिखित के फलन के रूप में तत्व गुणधर्म पर आधारित होता है। ए परमाणु द्रव्यमान, बी परमाणु आकार, सी विद्युत ऋणात्मकता, डी परमाणु संख्या। तो इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका सही उत्तर देखें यहाँ पर तो हो जाएगा डी परमाणु संख्या। व्याख्या दी गई है इसकी। तत्व के रासायनिक व भौतिक गुण परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, अतः आवर्ती सारणी का दीर्घ रूप परमाणु संख्या के समानुपाती होता है। तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इस कथन से यह अभिप्राय है कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में क्षैतिज पंक्तियों में रखने पर समान गुणों के तत्व नियमित अंतर से आते रहते हैं, अर्थात तत्वों के गुणों में आवर्तिता प्रकट होती है। अगला प्रश्न दिया गया है जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध हैं। ए वाल्वीय, बी सहसंयोजी, सी आयनिक, डी वांडर वाल्स। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी सहसंयोजी। व्याख्या दी गई इसकी। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम आवर्त सारणी के IVA खंड में स्थित हैं। यह कार्बन तत्वों का समूह भी है। इस समूह के तत्वों की विशेषता है कि तत्वों का प्रत्येक परमाणु बंध बनाने के लिए अपने निकटवर्ती परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। इस प्रकार के साझे से सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो है। ए परमाणु, बी अणु, सी यौगिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए
तो निकल कर आ जाएगा हमारा ए परमाणु। व्याख्या दी गई इसकी, परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, परंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। स्वतंत्र अवस्था में रहने वाला सबसे छोटा कण अणु होता है जिसमें यौगिक के सभी गुण मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म ठोस, द्रव एवं गैसों के लिए भिन्न है? ए अणुओं की गति, बी पदार्थों के कण का आकार, सी पदार्थ का द्रव्यमान, डी ऊर्जा विनिमय। तो इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो निकल कर आएगा हमारा ए अणुओं की गति। दिया गया है अणुओं की गति ठोस, द्रव व गैसों के लिए भिन्न भिन्न होती है। ठोस में कण की गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है। द्रव में अणु की गति के लिए अधिक स्वतंत्र ठोस की अपेक्षा होते हैं। गैस के अणु गति के लिए स्वतंत्र होते हैं और किसी प्रकार की गति कर सकते हैं। वस्तुतः गैस के अणु द्रव व ठोस के अणुओं की अपेक्षा गति के लिए अधिक स्वतंत्र होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है कहाँ पर? ए सूर्य से ऊर्जा मुक्त करने के लिए, बी हाइड्रोजन बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए, सी एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए, डी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। तो इन चारों ऑप्शनों में से यदि इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो निकल कर आएगा हमारा सी एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। दिया गया है एटम बम से ऊर्जा मुक्त करने के लिए नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है, जबकि हाइड्रोजन बम में ऊर्जा का निष्कासन नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा होता है। प्रश्न दिया गया है, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है? ए नाभिकीय संलयन से, बी नाभिकीय विखंडन से, सी रासायनिक अभिक्रिया से, डी कोयला जलन से। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होने का कारण है नाभिकीय संलयन। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। सूर्य में हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन द्वारा हीलियम परमाणुओं का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर आज के सभी 30 प्रश्नों पर हमने चर्चा की और उम्मीद करता हूँ कि यह आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी है। और अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो इसी प्रकार हम डेली बेस पर 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर व्याख्या सहित डेली बेस पर चर्चा करते रहेंगे। तो प्लीज़ एक बार सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।